बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के शो में जी आपको अपडेट रखेंगे, शहर की सूरत हाल से भी कुछ खबरें भी डिस्कस करेंगे, कुछ प्लानिंग शहर में क्या की जा रही है आवाम की सहूलत के लिए, चाहे वो नाम की है वो भी आपको बताएंगे। अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और आज बात होगी कोविड कंट्रोल की, किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दूसरा बंदा एक बार फिर से पता चल रहा है कोरोना का शिकार हो गया है, यानी 5वीं लहर शिद्दत आती चली जा रही है। और आज जो है वो कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है तालीमी इदारों के हवाले से, तो आगे चल के आपको तमाम खबरों से हम बाखबर रखेंगे। फ़िलहाल आगाज़ आज की अच्छी बात से। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम एक हदीस आपके सामने बयान करनी है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 2 गुनाहों का ज़िक्र फरमाया। हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का गुज़र 2 कब्रों पे हुआ, उनको अज़ाब क़ब्र हो रहा था, उन्हें अज़ाब क़ब्र हो रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक सब्ज़ टहनी तोड़ी, उसके 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा एक कब्र पर, आधा हिस्सा दूसरी कब्र पे गाड़ दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक ये टहनियाँ सब्ज़ रहेंगी अल्लाह इन पर अज़ाब क़ब्र की तख़फ़ीफ़ फरमाएंगे। और वो 2 गुनाह क्या थे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक पेशाब के क़तरात से नहीं बचा करता था और दूसरा कब्र वाला चुगली किया करता था। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि पेशाब के क़तरात से भी बचा करें और चुगलखोरी से भी इज्तिनाब किया करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बातें शेयर करने का मकसद क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर भूल चूक में भी आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से आप तौबा कर सकते हैं। तौबा के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। सो ये थी आज की अच्छी बात। अब शामिल कर लेते हैं आज का मौसम। शहर में तो है धुंध और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस हो रहा है। तो आज मौसम कैसा है, दिन भर कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। फरीहा बाहर मौजूद है। जी फरीहा, कहिए। जी अना, बिल्कुल। अगर आज मैं आपको शहर लाहौर के मौसम से आगाह करूँ तो लाहौर में जो है वो आज धुंध का राज है, जिसकी वजह से जो शहर के में जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब जो है वो 100% रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पे एक तरफ शहर में धुंध में इजाफा देखने को नजर आई, वहीं दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गुज़िश्ता हफ्तों में 300 से भी तजाविज़ कर गई थी, उसमें भी कुछ कमी देखने को नजर आई है। इस वक्त में कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। नेशनल हॉकी टाउन हॉल के इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 173 रिकॉर्ड की गई है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 223, जबकि कनाल व्यू और ठोकर के एरिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 282 रिकॉर्ड की गई है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए स्टिल अनहेल्दी है। माहिर तिब की जानिब से यही एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें और आउटडोर एक्सरसाइज जो है उनको ख़त्म कर दें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के जो इम्कानात बताए जा रहे हैं वो 10% बताए जा रहे हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखने। ठीक है फरीहा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, तो मौसम की जहाँ हमें फरीहा ने सूरत हाल बताई है धुंध की शिद्दत में, क्योंकि इजाफा है शहर में, तो जब धुंध की शिद्दत में इजाफा होता है तो जी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं
परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर होता है, ट्रेनों का भी, मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है। अभी अपडेट है जी मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। धुंध की शिद्दत में इजाफे के बाइस मोटरवे पुलिस की जानिब से खुसूसी गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके और आपकी महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाया जा सके। फिलहाल मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है और आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करने का मकसद क्या होता है कि जी आप लोगों को पता रहे कि किस तरह से आप लोगों ने सफ़र इख्तियार करना है और किस तरह से आप लोग किस टाइम पर आप जो है वो मोटरवे पर सफ़र के लिए जा सकते हैं, टाइम कौन सा है। अभी अपडेट क्या है हम हसनैन से जान लेते हैं कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए कब खोला जाएगा, वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी हसनैन बताइएगा, मोटरवे की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कब तक कहा जा रहा है मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा? जी, मोटरवे की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो मोटरवे के ऊपर कल शाम से ही जो धुंध है उसका राज बरकरार है। कल शाम 6 बजे से मुख्तलिफ मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। M2 की अगर बात की जाए तो लाहौर से कोट मोमन तक मोटरवे M2 जो है वो शदीद धुंध की वजह से बंद है। M3 की बात की जाए फैज़पुर लाहौर से दरखाना तक मोटरवे बंद की गई है तमाम ट्रैफिक के लिए। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया है। अब चूँकि थोड़ी सूरत हाल बेहतर होती दिखाई दे रही है, जो सूरज है उसने अपनी किरणें दिखाई हैं और उम्मीद ये जाहिर की जाती है कि आगे जो आने वाला घंटा है उसमें जो मुख्तलिफ मोटरवेज़ हैं उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मैं इस वक्त बाबू साबू टूल प्लाजा पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि कब मोटरवे खुले और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो। मोटरवे हुकाम की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए मोटरवे को बंद किया गया है तमाम ट्रैफिक के लिए। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हसनैन, आपके पीछे हम गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहे हैं, तो ये सब लोग क्या यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब मोटरवे खुले? और फिर अगर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है, एकदम बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस तरह ये कतारें हम गाड़ियों की देख रहे हैं, तो मोटरवे पुलिस की क्या हिकमत अमली होती है, कैसे फिर इस लोड को मैनेज किया जाता है? जी, मोटरवे हुकाम की जानिब से यहाँ पर जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो गश्त करती रहती हैं और यहाँ पर अभी भी टूल प्लाजा के आगे वाली साइड पे अगर देखा जा सके तो यहाँ पर मोटरवे हुकाम खड़े हुए हैं। 1 बाय 1 यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ से जब मोटरवे खोल दी जाएगी तो उनको एक तसलसल के साथ यहाँ से निकाला जाएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई जो सूरत हाल है वो रूनुमा ना हो। ताम जो गाड़ियों की लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी हैं, चूँकि बाबू साबू जो टूल प्लाजा है साथ में शेरा कोट है, यहाँ पर भी ट्रैफिक का जो बहाव है वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है, चूँकि ठोकर की तरफ जाना है या फिर अगर बात की जाए बत्ती चौक की तरफ तो सारी जो एक चौक यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर तमाम ट्रैफिक है उसने मूव फॉरवर्ड होना है, आगे निकलना है। तो मोटरवे हुकाम और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए हैं ताकि मोटरवे को कंट्रोल किया जाए मोटरवे के ऊपर। और आगे अगर बात की जाए शादरा की या फिर न्याजी चौक की तो वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। गाड़ियों की ताहम लंबी कतारें हैं, जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं या मोटरवे हुकाम है यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी जानिब से स्टेप बाय स्टेप जो गाड़ियाँ हैं उनको भेजा जाएगा ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। पहले छोटी गाड़ियाँ जाएंगी और उसके बाद फिर बड़ी गाड़ियाँ। जी अच्छा जी, कॉन्वे की सूरत में जो है इन गाड़ियों को गुजारा जाता है ताकि लोड को भी मैनेज किया जा सके, महफूज ड्राइविंग को भी यकीनी बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हसनैन मौजूद है जिन्होंने मोटरवे की सूरत हाल बताई। अब रुख कर लेते हैं लाहौर एयरपोर्ट का, जहां पर धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल मुतासर है। शदीद धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल एयरपोर्ट पर भी मुतासर नजर आ रहा है, इसके साथ साथ ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर है। आपको ट्रेनों के हवाले से अपडेट कर देते हैं जी। कोयटा और कराची से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील किया गया है। कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट, शाह हुसैन एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार है। इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे और शाह फरीद एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि धुंध के बाइस ट्रेनों की आमदरफ्त में मजीद ताखीर हो सकती है। इंतजामिया का ये कहना है, यानी इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। ऐसे ही एयरपोर्ट की भी सूरत हाल है जी। एयरपोर्ट पर भी परवाजों का शेड्यूल मुतासिर है, क्योंकि आपको ये बता दें कि हद निगाह 50 मीटर रह जाने पर आने और जाने वाली 4 परवाजें जो हैं वो मनसूख की गई हैं और इसके साथ साथ 22 से ज़ायद घंटों ताखीर का शिकार हैं।
तो एयरपोर्ट और इसके साथ साथ ट्रेनों का शेड्यूल भी हमने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है कि किस तरह से जो है वो धुंध की वजह से तमाम मामलात डिस्टर्ब हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं या फिर आप ट्रेन पर सफ़र करना है आपने, तो अगर आप पहले ही से हेल्पलाइन पे कॉल करके पता कर लेंगे तो किसी भी किस्म की परेशानी से आप महफूज रह सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो कि इस वक्त रोड पर ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए महफूज ड्राइविंग और स्पीड लिमिट जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप अपने साथ दूसरों की जिंदगी को भी महफूज बनाते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर क्या है जी? ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का इकदाम, शाम 4 से 7 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद करने का फैसला। शहर में चीनी का बहरान एक बार फिर से सर उठाने लगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 60 अरब जारी। और एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तजावुजात के खात्मे में नाकाम, माहाना लाखों का डीजल, शहर में तजावुजात जूं की तूं। ये है टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? करम अल्लाह का शुक्र। धुंध एंजॉय की फिर आज आपने? हाँ, लेकिन चलो वो उससे निकल के कि स्मोक है जी, स्मोक। हाँ, आज मैं गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि अब तो ये तो प्योर धुंध है ना जी, अब इसको तो एंजॉय करने दें। हाँ। अच्छा है। सही है जी। अच्छा जी, आयशा मुझे कह रही स्टोरी पे आ जाए क्योंकि हमारे पास टाइम कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। खबर है जी, ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का इकदाम है। ट्रैफिक पुलिस ने ये इकदाम उठाया है। शाम 4 से 7 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद करने का फैसला किया गया है। हम अंडरपासेस बना रहे हैं, हम रोड्स को कुशादा कर रहे हैं, हम सिग्नल फ्री रोड बना रहे हैं। ट्रैफिक का मसला हल होने को नहीं आ रहा, जिस पर इकदाम ये उठाया गया कि 4 से 7 बजे तक अगर ट्रैफिक सिग्नल ही बंद कर दिए जाते हैं, आमिर भाई, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, वो असल में पता नहीं क्या यहाँ अच्छा पूरी दुनिया में क्या सिस्टम है जी, ट्रैफिक सिग्नल्स। अभी न्यूयॉर्क चले जाएँ आप, वाशिंगटन चले जाएँ आप, लंदन चले जाएँ, जहाँ पर मैं गया हूँ, दुनिया के तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स ही ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सही बात है। और ये मैनुअल तरीका जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं, मैनुअल तरीके के लिए आपके पास वार्डन्स की कैपेसिटी इतनी है? इतनी नहीं है। एक तो ये है नहीं, दूसरा मुझे बताएं कि एक बड़ा आसान हल था कि आप तजावजात का खात्मा कर दें ताकि ट्रैफिक आपकी रवां दवा होती है आपकी रोड्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं दफ्तर से निकलता हूँ और मैं अकबर चौक की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पे अकबर चौक क्रॉस करते ही चिंगचीज की एक इतनी बड़ी लाइन है, ऐसे ही है एग्जैक्टली, कि वो एक गाड़ी मुश्किल वहाँ से गुजरती है और उसको भी खतरा होता है कि शायद चिंगची जो है, और साथ आपके ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं। लेकिन मजाल है कि वो टाइम उससे आगे चले जाते कि प्राइवेट हॉस्पिटल आता है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने डबल लेन पार्किंग की होती है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल होती है। और एक गाड़ी रुकते रुकते जो है वो कई गाड़ियाँ रुक जाती है और उसके बाद टाइम पे टाइम गुजरता जाता है। इस पर तो लिंक रोड पे, आप सर्विस रोड पे आमिर भाई, वहाँ पे गाड़ी गुजार नहीं सकते, दोनों तरफ से लोगों ने ना बहुत दफ़ा कहा कि खुदारा ट्रैफिक के सिस्टम को या ट्रैफिक के निज़ाम को अपने जो स्कूल्स हैं उनकी किताबों में, दरसी कुतब में शामिल कर दें, लाजमी मजमून करार दे दें। शामिल क्या करना है लोगों को? मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो वो सिग्नल्स के बारे में बताया जाता है, अब सिग्नल्स ही बंद कर रहे हैं। हर छोटे बच्चे को नर्सरी रेम्स वही ना, ये सिग्नल्स ही बंद कर रहे हैं आमिर भाई, तो बताना क्या है लोगों को? नहीं बताना क्यों नहीं, लोगों को नहीं है, एजुकेट ही नहीं है बेचारे। अब मुझे बताओ, जब लोगों को यही नहीं पता कि उसने कहाँ जाकर अपना इंडिकेटर ऑन करना है, अगर राउंड अबाउट आ जाए तो किस तरफ का इंडिकेटर ऑन करना है, आप मेरे से शर्त लगा लें, आप किसी दिन जाकर ये सर्वे कर लें, आप किसी गाड़ी चलाने वाले से पूछें कि जब राउंड अबाउट आएगा तो तुमने किस तरफ का, कभी वो बेचारे लेफ्ट का लगाते हैं, कभी राइट का लगाते हैं, उनको समझ नहीं आता ऐसे ही है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो बड़ी मुज़ीका हेज़ किस्म की जो है चीज़ें देखने में आती है। और दूसरा, आपके वार्डन्स जो हैं वो अगर सिग्नल्स पर भी पाबंदी नहीं करा पाते और आपको मैनुअल पर जाना पड़ता है, फिर आप सोच लें कि आपने अपने सिस्टम को किस कदर रोटन कर दिया है, किस तरह
किस कदर आमिर खराब भाई, कर अब दिया। ये तजवीज़ जो आपने दिया ना, हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, जब भी हम ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं, पार्किंग प्लाजा का, तजावुजात का जिक्र करते हैं, ये जो यहाँ प्लानिंग करने वाले बैठे हैं, इनको क्यों नहीं पता चलता कि जब तक ये मसले ना हल हुए तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो हमारी मेट्रो है, ऑरेंज है, इसका इस्तेमाल लोगों में यकीनी ना बनाया, ये गाड़ियों की तादाद कम ना की, तब तक तो हम ट्रैफिक का मसला हल ही नहीं करा सकते ना। ये सोचने समझने की बिल्कुल सलाहियत रखते हैं, इनके पास आंखें बंद किए बैठे हैं फिर, लेकिन आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, ये चाहते नहीं हैं। आप मुझे बताओ, अभी हम जब ऑफ एयर थे और प्रोग्राम में शायद एड्स चल रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे जेल रोड को। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि जेल रोड पर इन्होंने खुद ट्रैफिक ब्लॉक करने का एक सिस्टम बनाया, बिल्कुल क्रेट कॉलेज के सामने से यू टर्न बना, और वो भी कोई इंतहाई फजूल किस्म का यू इतने मतलब आप और इससे अगला जो यू टर्न दिया, वहां से गाड़ी आपकी सही तरीके से टर्न ही नहीं हो सकती, कुछ आके तो बस और आपके जो लोडर्स हैं वो टर्न हुए। एक बस एक लोडर आता है, जब वो यू टर्न लेने लगता है तो उसके बाद उसको वहां पर 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो एक दफा रिवर्स आता है वापस, उसको स्टीयरिंग को घुमाता है, वह रिवर्स आता है, फिर वो बेचारा जाके कर्व ले सकता है। ये तो आपकी प्लानिंग है। पीछे लोग हॉर्न देना शुरू करते हैं कि वैसे ही जो है ना आपकी पूरी ट्रैफिक, ये किसी ने भी की हो। आप फिरोजपुर रोड पे चले जाए, यही सूरत हाल है कि वहाँ पे अगर आपको यू टर्न लेना पड़ेगा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिरोजपुर रोड पे आपने गुलाब देवी अंडरपास बना दिया, आगे लाहौर ब्रिज पे ट्रैफिक अच्छा ये तरह चले जेल रोड तो छोड़ दें कि वहाँ पे गौसल आजम रोड पे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, पार्क है, इस तरह की चीज़ें। फिरोजपुर रोड पर तो सारे का सारा कमर्शियल एरिया है, बिल्कुल लोडर्स ने आना है जाना है, लोगों ने अपना सामान उतारना भी है, चढ़ाना भी है। वहाँ पर भी आपने जो यू टर्न्स बनाए वो छोटे और नाकाबिले इस्तेमाल किस्म के यू टर्न्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता है कि आपकी गाड़ी शायद जो फुटपाथ है या जो लेन लगी है उस पत्थर के साथ टकरा जाएगी। मुझे बताएं, जब आपको यही प्लानिंग नहीं है तो ये बड़ी अच्छी प्लानिंग की, 4 से 7 बजे तक आप सिग्नल्स बंद करेंगे। ये रोड इंजीनियरिंग करते कौन लोग हैं आमिर भाई? इनकी कोई प्लानिंग, कोई वाले करते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। फिर इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है आमिर भाई, ना सिटी ट्रैफिक पुलिस की, ना टीपा की, किसी की आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। मैं अब दोबारा जिक्र करता हूँ कि इनकी कोऑर्डिनेशन का ये आलम है कि अब इन्होंने क्रेड कॉलेज के सामने वाला मैकडॉनल्ड जो सामने है उसके सामने वाला यू टर्न बंद कर देते हैं सुबह को और शाम को, और उसके बाद उसको पता कहाँ जाना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है शादमान वाले यू टर्न पे, अंदाजा करें, जो कि आपने छोटा बनाया था क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि यहाँ से कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बस टर्न करेगी। अब वहाँ पर जाके ट्रैफिक जैम होती है, उससे आगे चले जाए तो लिटिल मार्केट वाला आ जाता है यू टर्न। मुझे तो सारे ज़बानी याद हैं, लेकिन इनको कोई तो प्लान करने वाला होता। अगर ये प्लानिंग की जाती है, अगर हम पीको रोड को जो है सिग्नल फ्री करने की कोशिश करते और यहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते, तो मेरा ख्याल है कि आपको ना इशारे बंद करने की जरूरत। आमिर भाई एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अब मैं बाहर के ममालिक में ये मिसाल है, जब भी आप कोई नया तजुर्बा करना चाहते हैं तो उसको एक छोटे से सेगमेंट पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने तो यहाँ पे ये भी तौफीक नहीं की कि एक जगह पर हम ट्रैफिक सिग्नल को बंद करके देख लें, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक पॉइंट पे ये चीज़ यहाँ पे कंपनी हायर की जाती हैं और वो मैट्रिक और FA पास बच्चों को रखती हैं जो कि ट्रैफिक सर्वे करते हैं। आपने कभी देखा होगा ड्राइविंग करते हुए, आपको नजर आएंगे वो उन्होंने शायद ऑरेंज कलर का वो पहना होता है, बिल्कुल अपर सा, और एक छोटी सी वो दूरबीन सी लेकर वो देख रहे होते हैं। उनकी एजुकेशन मुझे बता दें क्या है, किस तरह से वो देखेंगे, उनको कैसे पता कि जना हॉस्पिटल के सामने ट्रैफिक क्यों ब्लॉक होती है। सही कह रहे हैं। वहाँ पे आपने यू टर्न का धाना किस तरफ को खोला हुआ है और कितना खोला हुआ है, उसका साइज़ क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है ना। जब पता नहीं है तो फिर आप यही हल होगा, सिग्नल्स बंद कर दें। और मुझे आमिर भाई खबर को वाइंड अप करना, मुझे सिर्फ ये बता दें, अहम शाहराहों पर जहाँ पे लिखा है जी ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, वहाँ हम ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ये ट्रैफिक का इज़्दिहाम तो मुझे लगता है मजीद बढ़ जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी। अपने मुंह से अपनी नाकामी का इतराफ़ करने, ये जो हम ट्रैफिक सिग्नल्स बंद करने जा रहे हैं, ये हमारी नाकामी का कि हम लोगों को ना सिक्स सेंस दे सके, ना लोगों को ट्रैफिक के बारे में बता सके, ना हम इनको कंट्रोल कर सके। हमारे सेफ सिटी के कैमराज भी जो हैं वो ज़्यादातर अब ख़राब है। और मैं आपको मज़े की बात हुआ, पिछले दिनों मुझे अपने दफ्तर के ही एक ड्राइवर के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसने कोशिश की कि सिग्नल क्रॉस करे, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहता नहीं सर जान दो ऐसे कैमरे ख़राब ने। मैं कहा है अच्छा, मेरे लिए ये चुका देने वाली बात थी। अच्छा, कहता जी मैं आपको लाहौर में सारे बता सकता हूँ कहाँ कैमरा चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, ये एक आम ड्राइवर है, अंदाजा करें उसको ये पता है। मुझे बताएं, जो मुल्क दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, जो मुल्क डाकुओं, चोरों, लुटेरों के साथ मुकाबला कर रहा है,
उसमें एक ड्राइवर को ये बात पता है कि कौन से कैमरे चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे, अंदाजा करें, ये है नाकामी। बिल्कुल। और दूसरा, जहां कहीं पे भी मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करूंगी कि मैं देखा है कि वार्डन्स मैनुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहां पे बाइक वाला इधर जा रहा है, वार्डन्स उसको यहाँ से पकड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर ये होता है रोड पे, और यही आप करने जा रहे हैं, तो अंदाजा करें कि फिर ट्रैफिक किस तरह से मैनेज हो सकेगी। इससे जुड़ी चीजें जो हैं वो आपको जरूर देखनी है। हमारी मेट्रो का कोई इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहा, और ट्रेन का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, गाड़ियों की भरमार होती चली जा रही है, इंक्रोचमेंट के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आगे चल के हमने ये भी खैर से खबर डिस्कस करनी है कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ पार्किंग प्लाजे बनाने का तो कोई सोच भी नहीं रहा, तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगी? ये मसाइल जूं के तू रहेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो चीनी का बहरान कौन सा नया सर उठाने लगा है? ये चीनी क्यों लोगों से मिठास इतनी दूर हो गई है? वैसे तो मीठा कम ही खाएं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खुशामदीद क्यों कहें? हम बात करने वाले महंगाई की, आप कहेंगे कि जी वेलकम कह देते हैं और बातें जो हैं वो बुरी बुरी करने लग जाते हैं। खैर, चीनी बहरान की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी नई चीज़ है? आमिर भाई मुझे सिर्फ ये बता दें, क्यों हम बार बार कहते हैं चीनी का बहरान सर उठाने लगा? बहुत पुरानी बात हो गई है ये। नहीं, बहरान सर उठाने नहीं, ये मेरे ख्याल से कोरोना की तरह ना हर एक नया वेरिएंट इसका भी सामने आ जाता है, यकीन माने। ये सारे का सारा वेरिएंट जो है गवर्नमेंट की अपनी बैड गवर्नेंस का नतीजा है, इनकी नीयतों का, बुरी नीयतों का नतीजा। अगर हमने पहले चीनी बहरान पर इस माफिया को नकेल डाली होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि दोबारा कभी ये चीनी माफिया जो है ये सर उठाता। आपने, अब मुझे भी पता है कि अकबरी मंडी में वो कौन से डीलर्स हैं चीनी के, जो होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग करने के बाद चीनी की कीमत बढ़ाते हैं, आपस में सट्टा खेलते हैं। और ये आपस में सट्टा इसी तरह से है, आप सब लोगों को ये चीजें पता है? एक गोदाम में डीसी साहब को नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ, आयशा का गोदाम है, मैंने वहां अपनी चीनी होल्ड कर दी, रख दी है। आपने मुझसे कहा मैं चीनी गोदाम में रहेगी, आपसे मैंने कहा मुझे 4 आने इसका दे दे, आपने वो 4 आने मुझे दे दिए, चीनी वही की वही है, ठीक है। फिर दोबारा मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे 3 आने में ये वापस कर दो, वो 4 आने 3 आने कंज्यूमर पे कर रहा होता है, ये होल्डर्स पे नहीं कर रहे होते। ये जो आप समझे कि मुनाफा हो रहे हैं वो नहीं पे कर रहे होते, वो हम लोग पे कर रहे होते। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, एक आजकल भद्दा सा मजाक चल रहा है, तो जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं ना जी, इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आम आदमी को ही फर्क पड़ेगा अगर आप लग्जरी गाड़ी पर भी टैक्स लगा दें तो। बिल्कुल। क्यों? जो लग्जरी गाड़ी खरीदने वाला है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई ना कोई किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, वो अपनी प्रोडक्ट अपने बिजनेस में उसका रेट बढ़ा देता है। चाहे फलों का आरती है तो उसमें क्योंकि उसने टैक्स जो आपको पे करना है वो आम आदमी, आम कंज्यूमर जिसने फल खरीद के खा लेना है, सही काट के, उससे वो उससे लेगा। जिसने चीनी खरीदी, अब घी मिल वाला चाहे जितनी मर्जी बड़ी लग्जरी गाड़ी ले ले, जब वो उसके टैक्सेस पे आएगा तो उसने वही टैक्स जो है आपके घी की कीमत में शामिल कर देना। बिल्कुल ऐसे आम आदमी को फर्क पड़ेगा। ये मजाक है और ये भोंडा मजाक है जो हर वजीर खजाना करता है कि जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं जी, हम तो लगा रहे हैं जी मोबाइल फ़ोन पर, आम आदमी का कंसर्न नहीं। मुझे आप बताएं कौन सा आम आदमी है जिसके पास आज मोबाइल नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि आम आदमी के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हो चुकी हैं। मैं तो आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो गली मोहल्ले में छलियाँ और ये इस तरह की चीज़ें जो बेचने आते हैं, कोकोनट वगैरह, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं कि जी जब भी आपको चाहिए आप कॉल करें। तो हम क्योंकि इसी इलाके में घूम रहे होते हैं तो हम आपके पास आके आपको घर पे ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अभी भी गवर्नमेंट कहती है कि मोबाइल पे जो टैक्स लगा है इससे आम आदमी का, खैर चलें, आप मोबाइल पे जो टैक्स लगा है उससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं, जो आप गाड़ियों पे टैक्स लगा रहे हैं आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। रोटी की कीमत से तो आम आदमी का लेना देना है ना। जिले इंतजामिया 9 साल से रोटी की कीमत का तायुन ही नहीं कर सकी है। शहजाद खान की खबर है और वो कह रहे हैं जी आखिरी बार DCO नसीम सादिक के दौर में रोटी की कीमत 6 रुपए मुकर्रर हुई थी और अभी तक कोई तायुन शहबाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में इवन वो जो आटा है उसके देखा भी जाता था कितने ग्राम का वजन का है, वजन किया जाता वो था। पहले तो होता ये था कि वो बकायदा एक तकरी सी रखी होती थी, उसमें रख के हाँ। तो वो हम खुद ये देखते रहे चीजें। उसके बाद इन्होंने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया, कितने वो 20 ग्राम की है, 50 ग्राम की है, 25 ग्राम की है, किसी को कुछ पता नहीं है और ना कोई महकमा है। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने शहरों को बहुत ज़्यादा फैलाव
करने दिया अपना आप को, नए शहर बसाए नहीं, नए शहरों में वो सहूलियात दी नहीं, जिसकी वजह से लोग जो हैं माइग्रेट करते हैं। और जब लोग इस तरह अज़दहाम की सूरत में माइग्रेट करते हैं तो बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो करप्ट हो जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। यही हमारे लाहौर के साथ भी हुआ है। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग बाहर से आए, यहाँ आकर उन्होंने अपनी बूदोबाश जो है उसके तहत रहना शुरू किया। ये जो आपको तजावज़ात के हवाले से फलों की रेडियाँ नज़र आती हैं, ये किन लोगों की है? ये लाहौरिये नहीं है। बिल्कुल, ये बाहर से आए, इनको कोई काम ना मिला तो इन्होंने एक किसी से ठेला लिया किराए पे मिलता है ठेला, किराए पे ठेला लिया, फ्रूट मंडी से फ्रूट उठाया उधार में और रोड पे ला खड़ा किया। करोड़ों अरबों रुपए का रोड है जिस पर लोगों ने चलना होता है, एम्बुलेंस ने गुजरना होता है, लोगों ने अपने कामकाज में जाना होता है। ना वो टैक्स पे करता है, ना उसको कोई झंझट है किसी बात का, ना उसकी कोई रोक है ना कोई टोक है। वो आराम से ठेला लगाएगा, अपना फल बेचेगा, अपनी दिहाड़ी पीछे भेजेगा, घर वालों को कमाई का एक जरिया बना लेगा। बिल्कुल। ये चलते 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 जब हमने ये कहना शुरू किया कि जी गरीब आदमी है, ये ना करे तो क्या करे, कहाँ से रोटी खाएगा, तो आज आपको देहात में लेबर मिलना मुश्किल हो गया है। शहर में तजावज़ात बढ़ती चली जा रही हैं और आपकी जो ज़रई पैदावार है वो कम होती चली जा रही है। क्योंकि मेरा तल्लक भी गाँव से है और मुझे पता है कि मुझे भाई बता रहा था कि यहाँ पर लेबर नहीं मिलती है। हर शख्स जो है वो जात कहता है कि मैं शहर जाऊँगा ठेला लगा लूँगा, ऐसे ही है। ठेला लगाऊंगा और लाखों कमाऊंगा। ये लाखों कमाते हैं, उनके लिए दुबई एक तरह से बना हुआ है। मुझे बताएं कौन सा किन्नू और फुट आपको 300 रुपये दर्जन मिलता है बिल्कुल इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। जो आपने 80 रुपये किलो लिख के लगाया हुआ है ना, वो अगर आप उसको सिर्फ काउंट करें तो वो आपको 300 रुपये किलो में 300 रुपये दर्जन में पड़ेगा। दर्जन में पड़ता है। और बिल्कुल ये क्या इस जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है उसका ये रेट बनता है। लेकिन ये सब के सब जो हैं, आप सब्ज़ाजार में चले जाएँ, मरगज़ार में चले जाएँ, आप क्रीम ब्लॉक की मार्केट में चले जाएँ, बहुत ही महंगी और एक्सपेंसिव दुकानें हैं, उनके बाहर ठेले लगे पड़े हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है, पार्किंग की जगह में ठेले हैं। मुझे बताएं वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं? कोई नहीं पूछता आमिर भाई, कोई नहीं पूछता। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ऐसे ही है। हम ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर करनी है। महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो फिर हम जब भी बात करते हैं आम आवाम की करते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आम आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं। आम आवाम कितनी मुतासिर हो रही है वो तो हम आपको बताते रहते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अभी जी तो हम जो खबर डिस्कस करने वाले हैं, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तजावुजात के खात्मे में नाकाम है। माहाना लाखों का डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है, शहर में तजावुजात जूं की त्यों हैं। आमिर भाई ये वो चीज़ है, मेरे ख्याल से जब से मैंने शुरू किया है मेरे सहाफ़ती करियर में, मैंने कभी ये नहीं सुना कि तजावुजात के खिलाफ कोई कामयाब ऑपरेशन हुआ है और वहाँ से तजावुजात मुकम्मल ख़त्म। अफसोस की बात है, करते भी हैं ये, इसमें लिखा भी हुआ है, मैंने खबर सारी पढ़ी हुई, कुछ ना कुछ करते भी हैं बेचारे। कुछ ठेले शेले उठा के ले जाते हैं, 500 रुपये दें आप अपना ठेला वापस ले लें। आपने जो तजावज़ात लगाई थी उसको दोबारा से जाके अपना कारोबार शुरू कर लें। जब तक ये कानून में सिकम जो है ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक तजावज़ात पर उठाई गई चीज़ें जो हैं इनको तल्फ नहीं किया जाएगा जैसे मंशियात को किया जाता है, उस वक्त तक किसी को सबक नया ठेला कौन लेने जाएगा। एक वैसे एक बात बताऊं, जब मैंने देखा है 2-3 दफ़ा तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है, जैसे सामान उठा के ट्रक में जाता ना, यकीन माने उस गरीब का चेहरा देख के, उस सामान को देख के आमिर भाई अफसोस ना बड़ा तरस आता है ना, यकीन माने। तो फिर मुझे माल रोड पे, फिर आप मुझे माल रोड पे लगाने देना, सेंटर में ठेला एक। मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, लगाने दें। साहब के दौर में बड़ा अच्छा ये सितम ज़रीफ़ी है, ये सितम ज़रीफ़ी है जिसकी वजह से मैंने इससे पिछली खबर में ट्रैफिक वाले खबर में ये कहा था कि यहाँ से काम शुरू हुआ था, यार गरीब आदमी इनको मान दो। आज लाहौर का कोई फुटपाथ आपको नजर नहीं आता जहाँ पे लोग पैदल चल सकें। खवातीन, मर्द, बच्चे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए आप देख लें ना, वो रोड के ऊपर चल रहे होते हैं और बारिश होती है, उस रोड साइड के ऊपर पानी होता है, बिल्कुल सही कह और वो मजीद रोड के सेंटर में होके चलते हैं और लोग उन पर छींटे उड़ाते हुए जाते हैं। किसी ज़माने में ये फुटपाथ हुआ करते थे। आज मुझे याद है हार रोड का फुटपाथ बहुत बड़ा हुआ करता था। आज मुझे जाके कोई बंदा हार रोड का फुटपाथ दिखा दे, कहाँ है एंटी इंक्रोचमेंट वाले। सही कह रहे हैं आप। ये नया हमने एलओएस पे रोड बनाया था, नया उसके नाले की डिजाइनिंग की थी, बड़ा अच्छा रोड बन गया। आज उसके फुटपाथ मुझे जाके आप दिखा दें। आमिर भाई मुझे ये मरगज़ार सोसाइटी में जाते हुए जब मैं खारक नाले की तरफ जाता हूँ, सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ, फिर तुमने कहना है कि वक्त खत्म हो गया, वहाँ जो नाले के साथ साथ ग्रीन बेल्ट है
उस पर अगर सिर्फ पौधे लगाए जाए, दरख्त लगाए, तो 1 लाख के करीब दरख्त लगता है। बिल्कुल। जिस पर इस तरह से कब्जा लोगों ने किया हुआ है और इस तरह से उसको चाट रहे हैं उस जमीन को कि आप सोच नहीं सकते। ट्रैफिक भी ब्लॉक होता है, लोग भी परेशान होते हैं और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे सिर्फ इस बात पर जो आपने बात की, जिससे मुझे ज़रा सा ब्लड प्रेशर जो है मेरा हाई हुआ, कि गरीब आदमी है, आदमी को जाने दे, तो फिर आप हिरवन बेचने दे, वो भी गरीब आदमी बेच रहा है। अच्छा आमिर भाई मुझे बता दें, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक शहबाज शरीफ साहब ने प्लान दिया था कि रेडी बाजार बनाया जाएगा, वहां पर ये सारे ठेलों वाले जो हैं इनको जगह दी जाएगी। इसको क्यों नहीं आगे लेके जाया जा सकता? मुझे वाइंड अप करना है। आयशा बार बार कह रही है ये क्या बहुत मुश्किल काम है। शहबाज शरीफ साहब ने सुपर शाला मार्केट, छोटी सी बात करता हूँ, सुपर शाला मार्केट बनाई अनारकली में ठेले वालों को देने के लिए। सब ठेले वालों को दिया, उन्होंने वो दुकानें बेची। आज वहाँ पे ऐनक मार्केट है पूरी, दुकानें बेची और वापस ठेले लेके अनारकली में चले गए। आपने कोई रजिस्ट्रेशन की, कोई उसकी जगह बनाई? ये ठेले बाजार इस तरह से नहीं चलते हैं। आपको लोगों को ये गाइड करना पड़ेगा कि भाई हम आपको तजावजात नहीं करने देंगे। आपने बेचना है तो किराए पे दुकान ले, उसमें सब्जी की दुकान बनाए, फल की दुकान बनाए, मछली की दुकान है। बनाए। बहुत ही मुश्किल काम आमिर भाई, मुमकिन नहीं है। मैंने वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। मुमकिन है ना, मुमकिन नहीं था लेकिन मुश्किल है, ये कह दे, मुमकिन है, कह दे मुश्किल है। मुमकिन है। चलें ठीक है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। हम आगे वाले प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा जी नाज़रीन, मुझे अभी जाना है ब्रेक की तरफ। आमिर भाई थैंक यू सो मच। इस पे बात करते हैं, मुश्किल है कि नामुमकिन है। मुमकिन वाला बात आपने करनी है अगले प्रोग्राम में। अगली जुमेरात में इंतजार करूंगा जी, यहाँ से बात शुरू करेंगे। यहाँ से ही हम बात शुरू करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, कमिश्नर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल और ये जो शहर के मसाइल हैं, जरूर इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं जी सेगमेंट्स में सबसे पहले मेरे पास हैं जी मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा जी, मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारे पास डिफरेंट मॉडल हैं इन्फिनिक्स मोबाइल के। तो सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 10S मोबाइल खरीद सकते हैं जी आप 25,499 रुपये में। इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 8i मोबाइल 26,999 रुपये इसकी कीमत है। और इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 मोबाइल है जी 15,999 रुपये में। कंपैरेटिवली ये कुछ सस्ता मोबाइल है जी। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले मोबाइल है जी 20,999 रुपये में। नाज़रीन, ये तो थे जी हमारे पास मोबाइल रेट। आप सब्जियों के रेट और मीट रेट शामिल कर लेते हैं सेगमेंट आज के भाव में। मार्केट में शाहजेब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे सब्जियों की कीमतें क्या हैं। ओवर टू यू शाहजेब। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर में आज सब्जियों की कीमतों की तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शहर में जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 36 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एडजस्ट की गई है और इसी तरह जो प्याज है वो 42 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। दीगर सब्जियां जिनमें अदरक चाइना का जो है वो 300 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा और अदरक जो थाईलैंड का है वो 215 रुपये के हिसाब से फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। साग जो है वो 40 रुपये, मेथी 40 रुपये, बंद गोभी 47 रुपये, शिमला मिर्च 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर घिये की बात कर ली जाए तो वो भी 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त होगा। लेकिन अभी भी मार्केट्स के अंदर ऐसी दुकानें बहुत सी मौजूद है जो कि सरकारी रेट लिस्ट से 5 या 10 रुपये तजावुज़ के साथ अशिया को फ़रोख्त कर रही हैं और जिनके खिलाफ जो है वो प्राइस कंट्रोल टीमें कहीं पर तो सरगर्म नज़र आती हैं और कहीं पर नहीं भी आती। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई हैं जी। मीट रेट शामिल कर लेते हैं। मीट रेट्स क्या है मैं आपको बता दूं जी। सबसे पहले ज़ैनत शॉप के रेट है। बीफ पर केजी यहाँ से मिलेगा आपको 600 रुपये किलो में। बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं पर केजी 785 रुपये किलो में। मटन पर केजी 1500 और मटन मेंस आप खरीद सकते हैं 1700 रुपये किलो में। तो इसके बाद चिकन रेट हमारे पास है जी। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको मिलेगी 188 रुपये किलो में और इसका बना हुआ गोश्त 273 रुपये में अवेलेबल है।
इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडे आप खरीद सकते हैं 165 रुपए दर्जन। होलसेल से आप खरीदारी करेंगे तो 163 रुपए दर्जन में 2 रुपए की कमी के साथ आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और गोरमे से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 162 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी जो हमारे पास तमाम रेट लिस्ट जो कि आपके साथ शेयर कर दी है। सर्दियों की सौगात के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। वो लोग जो कि हरीसे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही मौसम में तब्दीली आए तो वो हरीसा खाएं। जो हरीसा क्या है और वो लोग जो कि इसके बारे में जानते नहीं हैं, एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखा देते हैं। मौसम की सौगात है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार डिश होती है। जी ये आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। ऑफ कहाँ लगी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला ब्रांड है हमारे पास जे डॉट। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। डाइनर्स पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 20% टू 30% ऑफ। शाज़ेब से नेक्स्ट ब्रांड है अप टू 50% ऑफ। और जी लिवाइस पे है अप टू 50% ऑफ। सो इसके बाद आप शॉपिंग जो है वो अच्छी खासी एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। एक नजर करेंसी रेट्स पर। तो माल का हाल आपने जान लिया। एक ब्रेक के बाद हमें कमिश्नर साहब ज्वाइन करेंगे और कुछ बात करेंगे कोविड की मौजूदा सूरत हाल की और लाहौर वेयर मास्क मुहिम किस हद तक कामयाब है और आप कामयाब बनाने के लिए आपका ताउन कितना ज़रूरी है, इस पर भी बात होगी, एहतियात पर भी बात होगी, शहर के इंतज़ामी मामलात पर भी बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है जी मौजूदा कोविड की सूरत हाल की, इसके साथ साथ कंट्रोल करने के लिए जो जो इक़दामात कर रहे हैं, जो जो अहम शहर के शख्सियात आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और क्या प्लान है अभी ओमिक्रॉन को लेकर इससे निमटने के लिए। क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि जी सवालात हमसे पूछ रहे हैं, स्कूल बंद होंगे या नहीं, लॉकडाउन लगेगा या नहीं, किस तरह से हालात को कंट्रोल किया जाएगा। बाहर अगर देखें तो लोग जो है वो SOPs पर तो बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे। तो इंतज़ामी मशीनरी हमारे शहर की कितनी मुतहरिक है इस तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। कमिश्नर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे अपने मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल चले आपके? सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आपको खासे मुतहरिक देख रहे हैं मौजूदा कोविड की ये 5वीं लहर को लेकर। सबसे पहले हमने करनी है प्रिवेंशन। मास्क मुहिम आप चला रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं इस मुहिम को? देखिए आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर अब कोविड को लेके लोग जो है वो उकता गए हैं। कोविड अब इतना अरसे से हमारे दरमियान में मौजूद है कि अब लोग जो है वो उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे किसी भी किस्म की प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर। लेकिन इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट करता है, ये हमारी रोज़मर्रा की जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक लॉस होगा। अल्टीमेटली आगे जाके जब हमें ये ज़्यादा तंग करेगा तो फिर हमें इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इसलिए ये बेहतर है कि हम प्रिवेंशन करें। जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो अब 2 ही चीज़ें रह गई हैं। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग तो बड़ा इनाम है, आपने देखा कि अब ट्रांसपोर्ट भी नॉर्मल हो गई है, बाकी तमाम बिजनेसेस भी अब नॉर्मल हो गए, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, सब बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सो अब अगर हमारे पास हाथ में कोई चीज़ रह गई है तो वो एक ये है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमें बीमारी लगती है तो हमारी जो जिस्म का इम्यूनिटी का सिस्टम है वो उसको अच्छे तरीके से केटर फॉर कर ले। और दूसरी बात ये है कि हम मास्क ज़रूर पहन के रखें,
ताकि हर वक्त आप कम से कम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। मास्क पहनना न सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक अमल है, बल्कि दूसरे को भी ये बताने का अमल है कि मैं एक मोहतात आदमी हूँ, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए या आपको भी मास्क पहनना चाहिए। जब आप किसी शख्स को मास्क पहना देखते हैं तो लामहला आपकी जेब में हाथ जाता है और आप कहते हैं मैं अपना मास्क निकाल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस मास्क वाली कैंपेन को लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाहौर में जो लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन चलाई, उसकी इंटरनेशनल बज़ हुई। दूसरे दुनिया के ममालिक में न सिर्फ इसके बारे में ज़िक्र हुआ बल्कि इसकी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। हमारी कैंपेन की खूबसूरती ये थी कि इस कैंपेन के अंदर हमने सरकारी सतह पर कोई ख़र्चा नहीं किया। हमें सरकारी पेट्रोनेज ज़रूर थी, हुकूमत पाकिस्तान से हमें NOC भी मिला, हमें तमाम सरकारी इदारों की इसके अंदर मदद शामिल थी, लेकिन हमने इसमें प्रिंसिपल हॉलमार्क अपना ये रखा कि हमने इसमें सोसाइटी को साथ मिलाया और हर स्टेप के ऊपर लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मास्क हैं वो हमारे पास लाहौर पहुँच गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनकी अनलोडिंग हो रही है और इस पूरे माह के दौरान हमारे पास 2 करोड़ मास्क जो है वो आ जाएगा। अच्छा कमिश्नर साहब, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? क्या चौक चौराहों में लोगों में तकसीम? देखिए, ये एक रिसर्च हुई थी जिसकी बुनियाद पर यह तयन हुआ कि ये जो चौक में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आपके घर में कोई मास्क आपको दे और वो आप घर से पहन के निकलें। जो मास्क आप घर से पहन के निकलेंगी या निकलेंगे वो आप वापस घर लेकर आएंगे, क्योंकि आपके जहन में होगा कि मैं घर से मास्क पहन के निकला हूँ और फिर पूरा दिन वो आप मास्क पहन के रखेंगे और आप वापस लाएंगे। जो आपको किसी चौक में मास्क दिया जाता है वो शायद आप अगले चौक में जाके उतार दें। बिल्कुल ऐसे ही। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम मास्क चौक में नहीं देंगे, ये भी एक मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, लेकिन ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको घर पे मिलती है, उसके बाद अगर किसी वजह से वो मास्क आपका गुम हो गया या आज आप घर से लेके निकलना भूल गए तो फिर पुरहुजूम जगहों पर, मसाजिद में, चर्चेज़ में, ऐसी मार्केट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, जहाँ पे बीमारी फैलने का अंदेशा ज़्यादा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है, जो कि हम करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम घरों में तो मास्क भिजवाएंगे ही, हम स्कूल्स में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने बच्चों को, और हम जो हमारी क्राउडेड मार्केट्स हैं वहाँ पर मास्क देंगे। इस मास्क की खूबसूसियत ये है कि ये वॉशेबल मास्क है, इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ना सिर्फ ये 3 प्लाई मास्क है बल्कि ये वॉशेबल भी है, तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई फेंकेगा, क्योंकि ये कपड़े का क्लॉथ मास्क है तो लोग प्रेफर करेंगे कि इसको दोबारा इस्तेमाल करें धो के। सही। तो जी अब आपको मास्क आपके घर की दहलीज पर अगर फराहम कर दिए जाते हैं फिर भी आप ताउन नहीं करते, तो फिर मुझे नहीं पता, समझ नहीं आती कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो करेंगे। अच्छा, बाकी जो SOPs पर हम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों में डर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हालांकि ये 5वीं लहर, हर रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों लोगों का ये रवैया सामने आ रहा है? देखिए, एक तो ये है कि ये केसेस इस दफ़ा जो ओमिक्रॉन है उसकी एक ख़ास बात यह है कि जो इसकी हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर है वो बहुत थोड़ा है डेल्टा के कंपैरिजन में। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से तो फैल रहा है, लेकिन इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है ये उतनी ज़्यादा नहीं है। पर 1000 अगर नंबर्स में देखा जाए तो इसकी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत थोड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी खुदा न खास्ता अगर केसेस की तादाद बढ़ गई तो वो जो थोड़ी सी हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी अल्टीमेटली बढ़ेगी और हमारे हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर बोझ बढ़ेगा। हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। सही। और देखें, ये जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनते हैं ना, इसकी एक वजह ये होती है कि उस वायरस को सोसाइटी में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने की सहूलत मुयस्सर होती है। यानी कि अगर हमने एहतियात नहीं की हुई तो वो बार बार एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रेवल कर रहा है। तो इस वेरिएंट ने ये दिखाया कि ये गुज़श्ता जो हासिल की हुई इम्यूनिटी थी उसको भी डॉज कर रहा है। यानी कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे या जिन लोगों को पहले कोविड हुआ था उनको इस वेरिएंट की वजह से दोबारा कोविड हुआ है। सो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वेरिएंट है जो आपकी इम्यूनिटी को डॉज कर रहा है तो कल कोई ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो आपकी जो वैक्सीनेशन है उसको भी डॉज करे। तो हमारे पास लामहौला घूम फिर के एक ही ऑप्शन रह जाती है और वो ये है कि हमें एहतियात करें कि हमें कोविड हो ही ना। और वो तभी मुमकिन है कि अगर हम मास्क पहने और हम अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं उस पर अमल दरामद करें। आपकी बात दुरुस्त है, हमें ये चैलेंज रहा है, लोगों में कंप्लेसेंसी आती है। उसकी वजह यह है कि ये एक तरीका है अपने चेहरे को कवर रखने का, लोगों को आदत नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा हम लोगों को याद कराएंगे उतना फ़ायदा है। आप देखें, एकदम से आप लोगों की अवेयरनेस की वजह से लोगों ने, अब आपको नज़र आता है मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। आज मैं सुबह एक मीटिंग में था, मुझे तकरीबन वहाँ पर 90% लोगों ने, मैंने देखा कि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। सो विच इज़ अ गुड साइन। ये जो अवेयरनेस मीडिया रेस करता है उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है
और लोग बहरहाल कॉग्निजेंट होते हो। ख़ास तौर पे अगर खुदा न खास्ता किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई हो या कोई बीमार हुआ हो तो वहाँ भी ये एहसास जो है वो मौजूद रहता है। बात सिर्फ उनको याद कराने की है, बार बार याद कराने की है। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपना ये रोल प्ले करते रहेंगे तो लोगों में यकीनन इसमें तब्दीली जरूर। अच्छा कमिश्नर साहब, डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम की भी बात की जा रही थी, उसमें क्या पेश रहा? अभी बहुत सारे लोग डिनाइल मोड से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्लान किया है? देखिए, हमारी एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन चल रही है, पूरे पंजाब में चली, लाहौर के अंदर भी चल रही है, जिसको हम रीच एवरी डोर कैंपेन कहते हैं। और उसके अंदर हम तमाम यूनियन काउंसिल्स में 1 से 2 कम से कम सेंटर्स जो है वो लेके बैठे हुए हैं और वहाँ पर हमारे जो सोशल मोबिलाइजर्स हैं वो घर घर जाकर लोगों से ना सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन कराई है या नहीं कराई, चेक भी कर रहे हैं और उनको कन्विंस भी कर रहे हैं कि आपके दरवाजे के बिल्कुल पास आपकी यूनियन काउंसिल में सो जगह पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है। इसके साथ साथ हेल्पलाइन के ऊपर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि जो लोग हमारे सेंटर्स में नहीं आ सकते उनको उनके घरों में जाकर भी वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है। देखिए, ये सारा का सारा काम जो है वो इसलिए किया जा रहा है और ये ख़ास तौर पर ये एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी जो वैक्सीनेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। ये बात जहन में रखें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से वैक्सीन अवेलेबल कराई जा रही है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हों तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बोझ ना बने और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जो है वो बहाल रख सकें। इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस कैंपेन के अंदर तो अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि पहले नहीं लगवाई, अब लगवा लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने से मुंसलिक और लोगों को प्रोटेक्टेड बिल्कुल। और अभी देर नहीं हुई है, आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आप कोविड अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाता है, तमाम डॉक्टर्स के इंटरव्यू भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आप उसकी शिद्दत से बच सकेंगे। बूस्टर शॉट की मैं बात करना चाहूँगी, वो कितनी ज़रूरी है और क्या रोल है उसका? देखिए, ये वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टडीज़ आई हैं उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये हर बॉडी का अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स दिस वायरस, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये मुशाहिदा देखने को आया कि वक्त के साथ साथ जो इम्यूनिटी है वो डिमिनिश कर जाती है या उसकी जो इस्तात है वो कम हो जाती है। तो बूस्टर शॉट बेसिकली आप ये समझ लें एक अपडेट है आपके अपने इंटरनल बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि आप दोबारा से उसको ताज़ा कर देते हैं, दोबारा से इस वायरस को लड़ने के ख़िलाफ़। तो बूस्टर शॉट इसलिए ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान ने 6 महीने जिनको हो गए हैं वैक्सीन लगे हुए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर शॉट जो है वो दोबारा से अवेलेबल कराया है, जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो और जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो शामिल हैं। तो तमाम लोग जो है वो इस फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर वैक्सीन की जो फैसिलिटी है उसको अवेल करें ताकि अगर खुदा न खास्ता उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है वक्त गुजरने के साथ तो वो उस इम्यूनिटी को दोबारा से रिफ़्रेश कर सकें या दोबारा से बहाल कर सकें। सही। अच्छा जी, कमिश्नर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बार बार लोग टेस्टिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, हम इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी रैंडम टेस्टिंग जो है उसको यकीनी नहीं बना पाए, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, रैंडम टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की आपको आरा मिलेगी कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। कोविड के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट था वो तो PCR टेस्ट ही था। Exactly. जब पहले दिन कोविड आया तो WHO ने भी और जो दुनिया की मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन सब ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया वो PCR टेस्ट को किया, क्योंकि इसके अंदर जो एहतमाल था वो बहुत कम था फॉल्स नेगेटिव के आने का, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है या एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में लोगों का डिटेक्ट होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन लोगों ने इवेंचुअली उस बीमारी को फैलाना था। और चूँकि ये बात भी हमारे मुशाहिदे में थी या दुनिया के मुशाहिदे में थी कि ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे उन लोगों को आप सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट पॉजिटिव डिक्लेयर करके उनको कम से कम इतना कन्विंस कर लें कि वो क्वारंटीन में चले जाएं ताकि लोगों उनसे बीमारी ना फैले, तो इस वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकती थी। लिहाजा जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखा गया वो PCR को रखा गया। जो रैंडम टेस्ट है इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये इसके अंदर जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, फॉल्स पॉजिटिव्स जो हैं, फॉल्स पॉजिटिव का इतना इशू नहीं है, इसके अंदर फॉल्स नेगेटिव्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और इसकी जो रिजल्ट एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। एट द सेम टाइम इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, यानी कि अगर आप कंपेयर करें इस वक्त जो PCR का टेस्ट है वो गवर्नमेंट को 500 से 700 रुपये के दरमियान में कॉस्ट कर रहा है, जबकि PCR जो रैंडम टेस्ट हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शायद ये जो रैट टेस्ट हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी के लिए एयरपोर्ट्स वगैरह पे यूज़ किए जा रहे हैं और जो हमारी अदरवाइज़ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ नहीं यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात ज़रूर आप याद रखें कि जो PCR टेस्ट है वो हुकूमत पंजाब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रही है। मैं यही पूछने वाली थी, बहुत सारे लोग कहते हैं फ्री टेस्ट कराना है तो वो कहाँ जाए?
फ्री टेस्ट कराना है तो हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है 1033 उस पर कॉल करें। ठीक है। वो आपको आपकी नियरेस्ट फैसिलिटी का अंदिया देंगे कि कहाँ पर आपकी नियरेस्ट फैसिलिटी है और वहाँ जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करा सकते हैं। इस वक्त हुकूमत पंजाब के पास रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की फैसिलिटी है, जो कि वो एवर एक्सपेंड करें। यानी कि पिछले दिनों भी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें भी 3 लैब्स नहीं बनाने के हवाले से कैबिनेट ने अप्रूवल दी। तो ये हमारी जो कैपेसिटी है ये वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ रही है। तमाम शहरों के अंदर अब हम ये तकरीबन फैसिलिटी लेके पहुँच चुके हैं। तो लोगों को अगर टेस्ट करवाना है तो 1033 पे कॉल कीजिए, अपनी लोकेशन बताइए और वहाँ से आपको जो नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर है उसके बारे में इतला दी जाएगी, वहाँ जाके आप अपना टेस्ट। ठीक है। अच्छा कमिश्नर साहब ये भी बता दीजिएगा, अब टेस्ट करवाना किसको है? मौसम की तब्दीली के असरात हर किसी को लिए बैठे हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंगली जब डेल्टा आया था, डेल्टा वेरिएंट के जो सिम्टम्स थे वो डिफरेंट थे अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट्स। बिल्कुल। उसमें कुछ ख़ास तौर पे अगर फ्लू देखा जाए तो जो पहले 3 वेरिएंट्स थे या जो ओरिजिनल वुहान वाला वेरिएंट था उसमें फ्लू नहीं होता था। 95% ऑफ द केसेस में फ्लू नहीं होता था। डेल्टा वेरिएंट स्मेल हम देख सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है वो चली जाती थी। डेल्टा वेरिएंट में 2 सिग्निफिकेंट बातें हुई, एक तो लोगों को फ्लू होना शुरू हो गया और दूसरा सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट नहीं गया, जिसकी वजह से डेल्टा वेरिएंट भी ज़्यादा फैला, क्योंकि लोग ये समझते थे कि मेरी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जाएगी तो मुझे कोरोना होगा और तभी मैं अपने आप को सेग्रीगेट करूँगा या क्वारंटीन करूँगा। इस वेरिएंट ने ओमिक्रॉन के साथ जो अभी तक चीज़ सामने आई है वो यही है कि इसके ओरिजिनल जो हमारे सिम्टम्स थे वुहान वेरिएंट वाले सिम्टम्स इसमें वही हैं। उसी तरह बॉडी एक्स है, गले में खराश है या खांसी है, माइल्जिया है, तकरीबन पुराने वाले सारे के सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन माइल्जिया एक ऐसा सिम्टम नहीं है जो मौसम की तब्दीली के साथ हो। मौसम की तब्दीली के साथ हमें हमारा गला ख़राब होना, स्नीजिंग तो होती है, लेकिन बुखार और माइल्जिया एक बड़ा पर्टिकुलर सिम्टम है जो कि बहुत एसोसिएटेड है इसके साथ, कोविड के साथ। तो अगर किसी को बुखार होता है और बॉडी एक्स होती हैं तो उसको फौरी तौर पर अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। इन एनी केस गला ख़राब होने की सूरत में भी आपको कोविड का टेस्ट इसलिए करा लेना चाहिए क्योंकि हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट ऑफ़र कर रही है और एहतियात बहरहाल लाजिम है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इमीडिएटली जो आपके घर वाले हैं वो थ्रेटेंड है और घर में खुदा न खास्ता अगर कोई बुज़ुर्ग है तो वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से वहाँ पर कैजुअलिटीज़ का नंबर या फर्टिलिटीज़ का नंबर ज़्यादा है। इसलिए जैसे ही किसी किस्म का भी सिम्टम हो, गला ख़राबी का या बुखार का या माइल्जिया का, तो फौरी तौर पर अपना 1033 पे कॉल करें, अपना टेस्ट करवाएं और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने आप को सेग्रीगेटेड रखें या क्वारंटीन करें। सही। तो इसके अलावा हल कोई नहीं है जी। हमने ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब एक बहुत अहम सवाल जो कि लोग हमसे पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, लॉकडाउन होगा, स्कूल बंद होंगे, कमिश्नर साहब से जान लेते हैं कि जी इस पर कोई प्लान है, गौर किया जा रहा है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपके इस सवाल का जवाब हम लेंगे। कुछ शहर के इंतजामी मामलात की भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सवाल जाते जाते मैंने कहा था कि जी हम कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि आया गौर किया जा रहा है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या फिर स्कूलों की बंदिश पर? जी कमिश्नर साहब क्या कहेंगे? देखिए हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है लॉकडाउन करने के हवाले से। इस वक्त बहुत शदीद प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि एक तरफ तो बहुत तेज़ी के साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मलसी की तरफ जा चुकी हैं। आपको पता है शादी ब्याह के फंक्शंस भी हो रहे हैं, दीगर जो गैदरिंग्स हैं उनकी भी वो भी अलाउड है, ट्रांसपोर्ट भी अलाउड है और इसी तरह स्कूल्स जो हैं वो भी खुलने के लिए जा रहे हैं। हमें ये भी इल्म है कि इसमें से कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि अल्टीमेटली ट्रिगर इवेंट्स का काम करते हैं या ऐसे इवेंट्स का काम करते हैं जिससे बीमारी और ज़्यादा फैलती है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि किसी भी स्टेज के ऊपर आप लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर लॉकडाउन्स या इस तरह से स्कूल क्लोजर के बारे में फ़िलहाल सोचा तो नहीं जा रहा, लेकिन हमारा कंसर्न ज़रूर है क्योंकि हमारे इल्म में है कि जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे ये चूँकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ओमिक्रॉन की, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फैल सकता है। इस वक्त ये कंसिडर किया जा रहा है कि हम चंद दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और चंद दिनों के लिए ऑन कैंपस क्लासेस की तरफ गौर करें और टोटल क्लोजर जो है वो फ़िलहाल ऑफ द कार्ड्स है, इसके बारे में अभी नहीं सोच रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता केसेस कंट्रोल नहीं हुए तो बात उस तरफ जा सकती है। देखिए ये सारी की सारी सूरत हाल आखिर में आके लोगों के ऊपर है कि लोग कितना इसको सीरियसली ले रहे हैं और कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं
और सोशल डिस्टेंसिंग या कम से कम मास्क पहने तो ये बीमारी का जो स्प्रेड है उसको कंटेन करने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसकी कैंपेन भी जो है वो शुरू होने जा रही है, बल्कि चल भी रही है, लोगों को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो मास्क पहने। मुझे ये बताइएगा, इसका कोई फीडबैक भी लिया जाएगा, लोगों का कैसा रहा फीडबैक और फॉलोअप लिया जाएगा इस पर? देखिए, ये जो कैंपेन ओरिजिनली हमारी चली थी, ये 3rd वेव में चली थी, जिसमें लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन थी। ये जो हमें डोनेशन मिली वो डोनेशन इसी वजह से मिली कि जहाँ जहाँ हमने ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पर फिर हमने लम्स के कुछ बच्चों के साथ मिल के ये सर्वे करवाया कि जिन जगहों पे हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पहले तो हमने इन जगहों का चुनाव ऐसे किया कि जहाँ इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा था वहाँ पर उन जगहों में जाके हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और फिर हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वहाँ पर देखते थे लोगों की मास्क पहनने की जो टेंडेंसी है वो कितनी है, और फिर मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के 1 हफ्ते के बाद हम देखते थे कि वहाँ पर लोगों की टेंडेंसी कितनी है। यानी कि कुछ मसाजिद ऐसी थी जहाँ पर 5 या 6% लोग मास्क पहनते थे, और जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए तो उसके बाद उसके 10-15 दिन के बाद जो हमारा जो टेंडेंसी थी वो 67, 68, एट सम प्लेसेस 75% भी देखी गई। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मसाजिद में ख़ास तौर पे ये होता था कि जब दरवाजे पर आप मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो शख्स मास्क लेके अंदर जाता है वज़ू करने के लिए, फिर दोबारा उतार देता है, और फिर वो वज़ू करने के बाद दोबारा जब नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो वो मास्क नहीं पहनता। तो हमने ख़ास तौर पे इन मसाजिद में बच्चे, यंग बच्चे खड़े किए जो कि रिमाइंडर देते थे वज़ू करने के बाद कि प्लीज़ अपना मास्क दोबारा पहन लें, ताकि वो जो असल एक्टिविटी है जहाँ पर आपने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है वहाँ पर आप प्रोटेक्टेड रहें। तो ये जब सारा का सारा ये रिज़ल्ट्स पब्लिश हुए तब जाके हमें ये जो डोनेशन मिली है एक इंटरनेशनल क्लोथिंग फर्म की वजह से। इसमें हमारे साथ लम्स की कोऑपरेशन रही, इसमें हमारे साथ येल यूनिवर्सिटी की कोऑपरेशन रही, और उन्होंने हमारी ये जो स्टडी थी इसको ना सिर्फ कंडक्ट कराया, इसमें रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करवाए, और फिर उसको जब इसे पब्लिश किया तो उसमें हमें भी ये इंटरनेशनल। कमिश्नर साहब, बहुत बड़ा शहर है और लोगों की तादाद भी, आबादी भी बहुत बड़ी है, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आप लेके चलें? देखिए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लाखों की तादाद में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। हमें शुरू में ये चैलेंज ज़रूर लगा कि इतना बड़ा शहर है, शायद हम इसको मीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब हमने अपनी इंडस्ट्री से बात की, अपने चैम्बर से बात की, मुख्तलिफ फिलैंथ्रोपिस्ट से बात की, तो आहिस्ता 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 लोगों ने डोनेशंस देनी शुरू की। किसी ने 5000 मास्क दिए, किसी ने 50,000 मास्क दिए, फिर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लाखों की तादाद में भी मास्क दिए, और फिर इवेंचुअली ये जिस तरह वो कहते हैं ना कि आप एक अच्छा काम करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान पोस्ट के पास हम गए, पाकिस्तान पोस्ट ने कहा जी बिल्कुल क्यों नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिलीवरी देंगे। उन्होंने अपने लोगों से हमारे मास्क न सिर्फ पैक करवाए बल्कि उन्होंने वो पैकेजेस जो है वो जाके वो पैकेट्स जो थे वो लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट भी किए, और अब भी जो हमारी ये खेप आ रही है उसके अंदर भी जो है वो ये सारा का सारा काम करने को तैयार है। हम ये समझ रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली जिस तरह से आपने पहले कहा, पहले तो हमने बहुत टारगेटेड एरियाज़ के अंदर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ पर ज़्यादा थी डिजीज़ पॉजिटिविटी, हम वहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब हमारे पास चूँकि इतनी ज़्यादा तादाद में आ गए हैं कि हम सारे के सारे शहर को दे सकते हैं, इसलिए अब हम तमाम लोगों को देंगे। गुजारिश सिर्फ यही है कि ये मास्क फिर आप पहने, ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी इस्तात है मास्क पहनने की, ये मास्क भेजना बेसिकली हमारी तरफ से आपको एक रिमाइंडर है। ये वजह ये नहीं है कि हम समझते हैं कि आप शायद मास्क नहीं खरीद सकते, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हम आपके लिए इतने कंसर्न्ड हैं कि हम आपको मास्क खुद भिजवा रहे हैं ताकि आप वो मास्क पहन लें। और अगर आप खुद से इस्तात रखते हैं तो प्लीज़ हमारे मास्क का इंतज़ार ना करें, आप अभी से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, घर से निकलते वक्त मास्क पहनिए, घर पहुंच के वापस उसे उतारिए, उसे किसी भी सूरत मास्क को बाहर जब आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या कहीं भी अपने बिजनेस पे मिलते हैं, काम पे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने मास्क को पहन के रखें। बिल्कुल, और ये मुहिम कामयाब तभी होगी जब आप लोगों का ताउन होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात कर लेते हैं जी शहर के जो इंतजामी मामलात हैं। कमिश्नर साहब, सफाई के हवाले से भी हमने देखा खासा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, और अभी कोविड में तो बार बार हमने जिक्र किया कि आपको अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े शहर के बड़े मसाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर, जैसा कि हमने जिक्र किया कि बड़ा शहर है, मसाइल भी बड़े हैं, सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। हमने देखा आप खासा मुतहरिक रहे, फील्ड में दौरे भी करते रहे। क्यों लगता है हमें कि सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है? क्या लोगों का ताउन नहीं होता? देखिए, सफाई तो बहरहाल एक ऐसी सर्विस है जो कि हमने देनी है, और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये आया कि आपने देखा कि 2020 के आखिर में हमने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से काम लेके खुद से इन हाउस वो काम करना शुरू किया,
ऑब्वियसली उस वक्त हमारे सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को निकालना भी उस वक्त नागुज़ीर हो गया था, क्योंकि काम जो है वो बिल्कुल स्टेलमेट की तरफ था। जो मशीनरी रिप्लेस होनी थी वो नहीं हो रही थी, जो काम करने थे वो नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गैप्स आ गए थे सर्विस डिलीवरी के अंदर, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया। लेकिन बट ये बात भी हम सब के इल्म में है कि उस तरह से हमारी जो कंपनी थी वो ख़ुद से ये ऑपरेशंस करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछला पूरा साल वो जो मिसिंग ह्यूमन रिसोर्स थी उसको पूरा करने में, वो जो मशीनरी थी उसको प्रोक्योर करने में, आपको पता है मशीनरी फौरी तौर पर प्रोक्योर नहीं हो सकती। हम सरकारी तौर पर हमें सरकारी जो कायदे हैं, ज़ाब्ते हैं, उनका ख्याल रखते हुए पेपरा के मुताबिक हमने सारी प्रोक्योरमेंट्स करनी होती हैं। समटाइम्स वो प्रोक्योरमेंट्स कामयाब भी नहीं होती, हमें सक्सेसफुल बिड्स नहीं मिलती या सक्सेसफुल लॉट्स नहीं निकलती। तो बहरहाल ये पूरा साल जो है वो हम उस ट्रांजिशन में से गुजरे जहाँ हमारी जो यौमिया जो टनिश थी उठाने की वो एज़ लो एज़ 3000 पे चली गई थी। उसको फिर हमने लिफ्ट करके तकरीबन 5, 5.5 और समटाइम्स 6000 पर भी हम उसको लेकर गए। और ये बतदरीज ये हमारी ये जो एवरेज है ये टनेज उठाने की वो बढ़ रही है और उसमें बेहतरी आ रही है। पर एट द सेम टाइम अभी भी अगर हम मुझसे कैंडिड बात पूछें तो हम अपने ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लेवल पे अभी रीच नहीं किए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो सन 2022 में हमारे पास आनी है, और जब वो आ जाएगी, कॉम्पैक्टर्स आ जाएंगे, बेतहाशा और मशीनरी हमारे पास आ जाएगी, तो फिर हमारा ये जो सफाई का मेयार है वो जिसे मैं कहूँगा कि अच्छा बन सकेगा। अभी इस वक्त हम ऑपरेशनल सतह के ऊपर जितनी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इम्प्रूव करने के हवाले से, कहाँ पे हमारे वर्कर्स पहुँच रहे हैं काम करने के लिए, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिन्स नहीं पड़े हुए या कंटेनर्स प्लेसमेंट नहीं हुई हुई, या जहाँ पर दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा सफाई की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ सिर्फ एक दफ़ा सफाई हो रही है, इवनिंग शिफ्ट में कितने लोग हैं, इन तमाम चीज़ों को मैनेजमेंट के एतबार से जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुख्तलिफ़ औकात में मदद करती है कंपनी की, और कंपनी को ना सिर्फ सुपरवाइज़ करती है बल्कि कोशिश करती है कि सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो। मुख्तलिफ़ जो मीडियम्स हैं लोगों के शिकायतों वाले, जिसमें इनकी हेल्पलाइन है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें और फेसबुक के पेजेस हैं, और मुख्तलिफ़ टेलीफोन कॉल्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों की जो मसाइल हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं सफाई के हवाले से। कमिश्नर साहब, आपने लोगों के मसाइल की बात की, मेरे पास वक्त कम है। तजावुज़ात एक बहुत बड़ा मसला है शहर का, और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, क्यों ये हल नहीं हो पा रहा? जी, अगेन वही वाली बात है, सस्टेनेबिलिटी। तजावुज़ात का इशू ये है कि जब हम किसी जगह से तजावुज़ात को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर चूँकि हमारी प्रेजेंस नहीं होती, इसलिए वो तजावुज़ात वहाँ दोबारा आ जाती हैं। तो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए अब हमने किया ये है कि हम छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर कॉम्पोजिट टीम्स बना रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगी, सफाई भी देखेंगी, पार्किंग भी देखेंगी, तजावुज़ात भी देखेंगी, और फिर हम उन कॉरिडोर्स के अंदर उन टीम्स को नोटिफाई करेंगे। हम रोड बाय रोड कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करके ये एरियाज़ जो है वो लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी मेन सड़कें हैं जहाँ पर आपको पता है कि तजावुज़ात की वजह से गाड़ियों की स्पीड भी स्लो हो जाती है और वो फिर इवेंचुअली हमारी पोल्यूशन का बाइस भी बनते हैं, उन जगहों के ऊपर हम ख़ास तौर पे ऐसी डेडिकेटेड टीम्स छोड़ रहे हैं ताकि वहाँ पर तजावुज़ात हो ही ना सके। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा रिमूव हो के टीम आगे जाके किसी और जगह पे तजावुज़ात रिमूव कर रही हो, पीछे से दोबारा कोई तजावुज़ात प्लेस कर रहा हो, तो वहाँ पे परमानेंट टीम्स होंगी ताकि टीम्स जो है वो सारा दिन जो है, और आई होप इससे मसला हल भी हो जाएगा। कमिश्नर साहब, आपका मैसेज चाहिए लाहौरियों के लिए। देखिए, मैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ, इत्तफाक से पहले एज सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ और अब कमिश्नर लाहौर की पोजीशन के तौर पर मैं बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि हमें एहतियात करनी है। बिल्कुल। और ये बीमारी जो है ये एहतियात सबसे पहले है। ये जो वैक्सीनेशन है वो तो एहतियात का अगला अमल है कि मैं एहतियात भी करूँ और साथ साथ अपने आप को वैक्सीनेटेड भी रखूँ कि अगर खुदा न खास्ता एहतियात के बावजूद भी मुझे हो जाता है तो मेरी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो। और ये इम्यूनिटी जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि डिमिनिश होती है, कम होती है, हर इंसान की इम्यूनिटी जो है वो वक्त के साथ कम हो रही है, तो इसलिए एहतियात बहरहाल सबसे ज़्यादा लाजिम और मलज़ूम हो जाती है कि हम जब भी किसी पुरजुम जगह पर जाएँ, बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि घर से मास्क पहन के निकलें और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने वो मास्क वापस लेकर आना है। बिल्कुल। तो इस टारगेट से आप वो लेकर निकलेंगे तो आप वो ऑब्वियसली लेकर वापस आएंगे। और अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी वजह से उतारना पड़ता है, लेट से आपने पानी पीना है या आपने खाना खाना है, तो इस बात को जहन में रखें कि वो मास्क आपने फौरी तौर पर दोबारा, बिल्कुल ऐसे ही, यानी मास्क आपने लाजमी पहनना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा।